हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक लिया है वो क्लास 10th में से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लिया है। और क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 100% बोर्ड में आता है, चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। और अगर कुछ भी टॉपिक आपको इसमें कहीं भी कोई मिस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। वर्गीकरण क्या होता है कि चीज़ों को बांट देना, ये होता है आपका क्लासिफिकेशन। सपोज करिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और उस स्कूल के अंदर 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट्स आर इन वन कॉलेज। तो अगर आप किसी कॉलेज में हैं और किसी स्कूल में हैं, तो अगर मान लीजिए उस स्कूल के अंदर 1000 स्टूडेंट हैं, और तो क्या ये संभव है कि वो सब बच्चे एक क्लास में बैठ जाएं? ये जो क्लास का कॉन्सेप्ट आया ये कहाँ से आया है? अभी नॉर्मली आप देखते होंगे कि भाई एक कोई बच्चा 10th क्लास में है, कोई 11th में है, कोई 12th में है, कोई 7th में है, कोई 6th में है। ये जो वर्ड है क्लास, ये कहाँ से आया है? एक्चुअली ये जो रियल में जो वर्ड आया है वो क्लासिफिकेशन से क्लास आया है। अब अगर एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं तो सब बच्चों का एक लेवल होता है। मान लीजिए कोई बच्चा नर्सरी क्लास में है तो उसका क्या मतलब है? नर्सरी क्लास का मतलब ये है कि उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि भाई 3 साल का बच्चा है तो वो नर्सरी क्लास में जाएगा, या उससे छोटा है तो वो प्री क्लास नर्सरी में जाएगा, उससे बड़ा है ये तो नहीं हो सकता कि मान लीजिए मेरी एज 20 ईयर है और मैं जाकर नर्सरी क्लास में पढ़ने लगूँ, नहीं होता ना ये। तो कुछ एज के हिसाब से रहता है, कुछ मेंटली लेवल के हिसाब से रहता है कि भाई बच्चा किस लेवल का है, किसका IQ लेवल क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमें क्लास में बच्चों को रखा जाता है। जैसे कि अभी हमने आज का टॉपिक क्लास 10th से लिया है, तो आप क्लास 10th के बच्चे हैं। एक आपका स्टैंडर्ड है कि भाई आप 10th क्लास के लेवल के बच्चों का सोचते होंगे। कभी कभी ऐसा भी देखा होगा, आपने सुनने में आता होगा कि भाई ये बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, इसकी समझ में नहीं कुछ आता। तो ये भी हो जाता है कि किसी किसी बच्चे का IQ लेवल, जो सोचने का देखने का नज़रिया होता है, वो और बच्चों से स्लो होता है। तो कहते हैं कि बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में। तो ये वो असल में पढ़ने में कमज़ोर नहीं है, उसका सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट था क्लासिफिकेशन का वो यहाँ से शुरू हुआ था। चीज़ों को क्लास में या एक वर्ग के अंदर बांट देना क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्योंकि जो आज हमने टॉपिक लिया है यह है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हो उनको उनके वर्ग यानी कि ग्रुप और पीरियड के हिसाब से उनको डिवाइड कर देना, ये आपका क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। तो मैं अगर बुक में से आपको डिस्कस करूँ इस चीज़ के लिए, तो ये क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं और उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करी है। उसमें डोबेरानर हुए और मेंडलीव हुए, नील बोरबरी हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इसको क्लासिफाई करा है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपका क्लास के हिसाब से, वो ये बनता है कि एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबकी प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकली सब प्रॉपर्टी अलग अलग रहती हैं, और तो मिक्सअप हो जाएगा। अगर मान लीजिए वही क्लास वाली बात है कि अगर स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं तो आप उनको एक ग्राउंड में बिठाएंगे तो शायद आप उनको ना पढ़ा पाए, चाहे आप उनके लिए 100 टीचर ले आए तो आप शायद ना पढ़ा पाए उन्हें। लेकिन अगर आप उन्हें क्लास के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि नर्सरी क्लास के बच्चे अलग बैठ गए, फिर LKG UKG और 1st 2nd 3rd 4th 5th इस तरह से बच्चे अगर आप क्लास में डिवाइड कर देते हैं, तो जो टीचर होगा एक क्लास में एक टीचर चल जाएगा, मैक्सिमम 2 भी चल सकते हैं, तो आप आराम से ईजिली काम कर लेंगे। तो सवाल यही है कि क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चीज़ों को या एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को सिंपल और इजी स्टडी करने के लिए हमें हेल्प मिलती है क्लासिफिकेशन करने से। तो हम इसका आंसर ये कर सकते हैं कि चीज़ों को क्लासीफाई इसलिए किया जाता है ताकि उनकी स्टडी सिंपल हो जाए और वो आसान हो जाए। समझ रहे हैं ना आप? अगर मान लीजिए हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक एलिमेंट को रिसर्च करने में, उसकी खोज करने में, उसकी डिस्कवरी करने में मान लीजिए कि उसको 5 साल लगे। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले रहा हूँ मैं कि अगर हम कहें कि भाई हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, इसकी जो मतलब इसके बारे में किसी ने खोज करी, इसको कितना टाइम लगा, उसने कैसे कैसे करके इसकी खोज करी। मान लीजिए अगर इसको 5 साल लगते हैं
तो क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा ही एलिमेंट्स हैं, 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अब आप ये देख लीजिए कि उनको कितना टाइम लगता होगा, अगर उनकी स्टडी करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन का वो सिर्फ इसी वजह से आया था कि जिन जिनकी प्रॉपर्टी सेम सेम है तो उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाए, और जिनकी जैसे कि कोई लिक्विड है तो लिक्विड वाले इसमें रख दिया जाए, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स आपने पढ़ा होगा ये, तो वो इसी वजह से रखा गया है कि भाई जिसकी जो प्रॉपर्टी हो उसके हिसाब से रख दिया जाए। अब मान लीजिए क्लास 10th में है आप लोग, अब ये तो नहीं है कि भाई सब बच्चों के पास अलग अलग बुक होगी, नहीं होगा ना ऐसा। तो भाई अब एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स मान लीजिए 10th क्लास में, तो हमें ये पता है टीचर को कि भाई इस बच्चे के पास ये बुक है और इसको ये पढ़ानी है, ठीक है। तो सबका एक ही चैप्टर होगा, ये नहीं है कि भाई बच्चे के हिसाब से अलग अलग होगा, तो सिंपल है ये। तो मेरा मतलब ये है कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि चीज़ों को पढ़ने में उन्हें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारे एक साइंटिस्ट हुआ है जो क्लास 10th के हिसाब से है, वो है मेंडेलीव। मेंडेलीव साइंटिस्ट ने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है अपना, और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, मेंडेलीव साहब ने ये कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो एक टेबल बनेगी जिसको हम मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया था, बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड में आ जाता है कि मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल का नियम क्या है। तो ये था कि उन्होंने एटॉमिक वेट, मेंडेलीव साहब ने एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा, और उसके बाद जो उन्होंने टेबल बनाई थी वो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल कही गई। तो बच्चों ये था। अब एक चीज़ इसमें हो सकता है कि शायद आपको ये एटॉमिक वेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मेरी लास्ट वीडियो में ये बताया गया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है। मैं फिर भी आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक एटम है और एटम के अंदर हमारे 3 एलिमेंट का होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 एटम के अंदर होंगे तो जाके एलिमेंट जो हमारा एटम होगा वो एटम कहा जाएगा। देख लीजिए जैसे कि एक बॉडी है, मेरा ये सर है, इस सर को मैं बॉडी नहीं कह सकता। ये मेरा गर्दन है, गला है, इसको मैं बॉडी नहीं कह सकता। ये मेरा मुंह है, मैं इसको बॉडी नहीं कह सकता। जैसे कि हम शरीर के अंगों को बॉडी नहीं कह सकते, लेकिन अगर जो शरीर के अंदर है वो सब कंबाइन हो तो वो बॉडी कहे जाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहे जाते हैं। अगर ये तीनों इकट्ठे होंगे तो जाके एटम कहे जाएंगे। अगर ये अकेला इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये एटम नहीं है, अगर ये 2 भी हो जाए तो भी एटम नहीं है, अगर हाँ ये तीनों इकट्ठे हों तो जाके एटम है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको थोड़ा इसमें समझा देता हूँ कि देखिए ये मेरा सर है, ये सर तो इसका एक जगह है ना भाई, इसको सेट है, ये यहाँ पे सर होता है। कोई सबसे पूछे तो छोटा बच्चा भी होगा तो उससे पूछेंगे बच्चे सबसे ऊपर शरीर में क्या होता है तो बताएगा सर होता है, सबसे नीचे पैर होते हैं, ये पता है ना सबकी पोजीशन। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। अपने 10th क्लास में भी एक टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि इसकी संरचना कैसी है एटम की, वो भी चीज़ें समझना जरूरी है। देखिए ये एटम है आपका, और एटम के अंदर हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल की एक पोजीशन है, एक उसकी वैल्यू होती है। देखिए ये एटम है और इसके अंदर एक सेंटर होता है, ये सेंटर है एटम का जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बच्चों, सेंटर जो एटम का सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर रहते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्ली। ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको न्यूक्ली कहा जाता है, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हुआ करता। तो न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। अब रहा हमारा थर्ड, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा जाता है कि ये एटम के सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमता है ऐसे। ये
वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ये गोल गोल कौन घूम रहा है? ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है और न्यूक्लियस, ये इसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्ली बोलते हैं जिनको। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे आपको ये पहले भी बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम साइंटिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने इसकी रिसर्च करी थी, तो उनके नाम से इनके सामने लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19, और ऐसे ही इसका सेम बिल्कुल यही होता है। ये होता है प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन जैसे मैंने आपको भी बताया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हुआ करता। देखिए प्रोटॉन पे भी इतना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी इतना चार्ज है, सेम है लेकिन अपोजिट है। इस वजह से टोटल चार्ज जो होगा एटम का वो 0 होता है, वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एटम के ऊपर जो ओवरऑल कितना चार्ज होता है, तो वो 0 चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उनके चार्जेस सेम होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का एटम का जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें से। अब मैं आपको बता रहा बच्चों एटॉमिक वेट। देखिए एटॉमिक वेट क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। और देखिए एक होता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपने क्लास में पढ़ा होगा, बुक में भी है ये। तो इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। देखिए जितने भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का। अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ ये सोडियम है, अगर मैं आपको ये कहूँ ये सोडियम है, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है नॉर्मली क्या यही होता है, 11 ही होता है। तो इस बात का क्या मतलब है? अगर कोई आपको कहे कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ये है, तो इस बात का मतलब क्या है? देखिए ये सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम नंबर होते हैं। ये इनके नंबर ऊपर नीचे नहीं हुआ करते, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर कोई आपको ये कहे कि एटॉमिक नंबर इतना है, तो उसके प्रोटॉन कितने होंगे इसमें और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बता सकते हैं कितना एटॉमिक नंबर है, उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। या कोई ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि आपको ये दे दिया जाएगा कि एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक नंबर ये है, इसमें प्रोटॉन बताइए कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बताइए। अच्छा एक तो ये हो गया। तो दूसरा होता है हमारा एटॉमिक वेट। ये जो हमारा टॉपिक था एटॉमिक वेट, इसमें क्या है कि एटॉमिक वेट, क्योंकि वेट है थोड़ा ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो वेट, एटॉमिक वेट को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ये एटॉमिक मास होता है। और ये होता क्या है, देखिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 लिखा हुआ होता है, ऊपर 23 लिखा हुआ होता है। आप नॉर्मली ये ध्यान रखिए कि जो एटॉमिक वेट होता है, वेट है वो ज़्यादा होगा। और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि जितने भी किसी एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, उनका कॉम्बिनेशन आपका एटॉमिक वेट कहा जाएगा। दोबारा फिर सुनिए कि द टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। समझ में आया? देखिए दोबारा समझिए इस बात को। ये है यानी कि ये होगा P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट होता है। ये तो था हमारा एक क्वेश्चन, ये समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। अच्छा बच्चों एक चीज और थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए ये था हमारा एटॉमिक वेट। अगर कोई आपसे ये कहे भाई ये एक कोई एलिमेंट है X और यहाँ पे A लिख दिया और B लिख दिया, तो आपको ये कहा जाए कि इसमें एटॉमिक वेट कौन सा और एटॉमिक नंबर कौन सा है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि वेट हमेशा सर पे रखा जाता है, ना कि पैरों पर। आप नॉर्मली ये कोई एलिमेंट है आपका X, ये X क्या है आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये इसके पैर है, ये इसका सर है, तो वेट तो हमेशा सर पे रखा जाएगा। अब जब सर पे वेट है तो ये एटॉमिक वेट ही है, इसको हम एटॉमिक वेट बोलते हैं।
ये आपका एटॉमिक वेट है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर लिखा हुआ एटॉमिक वेट होता है। अब जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह से आ जाते हैं, आपको दे दिया जाएगा। सपोज करिए आपको एग्जांपल के लिए यही दे देता हूँ मैं, सोडियम है 11 और 23। आपको ये पूछा जाता है कि इसमें इसके सब एटॉमिक पार्टिकल है, उनके नंबर बताइए कितने कितने, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने इसमें न्यूट्रॉन है। जैसे मैंने अभी बताया आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसमें P यानी कि प्रोटॉन जो होंगे वो 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक वेट जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि ये 23 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब प्रोटॉन तो हमारा 11 है और हमें न्यूट्रॉन नहीं पता है, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, इसमें से ये 12 आ जाएगा। इसमें से इसको लेस कर देंगे तो इसमें आपका 12 आ जाएगा। आप इसको अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसको ऐसे सोल्व करके दिखाएंगे। अगर कोई ओरली आपसे पूछे तो आप एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर घटा दो, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब आपका प्रोटॉन और इसमें से ये घटा देंगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो आप 23 में से अगर 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 ही आएगा, वो 12 ही हमारा आंसर है। तो ये भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये था, मैंने आपको बताया कि मेंडलीव साहब ने बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो टेबल हमें बनेगी वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कही जाएगी। तो ये उन्होंने कहा था, लेकिन कुछ उसमें कमियां पाई गई थी और उसकी कमी की वजह से वो आगे नहीं चल पाई थी। उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स हुई हमारी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो उन्होंने टेबल बनाई थी वो उन्होंने जो मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर करेक्शन करा और जो कमियां मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में थी उन कमियों को दूर करके उन्होंने फिर अपनी नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।